हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग सारी धाराओं को एक बार देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ धाराओं को हम लोग डिटेल में देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी पीडीएफ 1 या 2 दिन में मिल जाएंगी, क्योंकि पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, इस वजह से कल तक आपको मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे पीडीएफ के लिए, तो बाकी डाल दी हैं, 2-4 वीडियो की रह गई हैं, मैराथन की पीडीएफ रह गई है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग जान लें। जैसे कि जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1947 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, पंचायतों को लेकर, ठीक, पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर। तो यह जो अधिनियम है आया कहाँ पे? ये जो पंचायती राज अधिनियम है जो वो 1947 ये आया सबसे पहले विधानसभा में, और ये 5 जून 1947 को ये वहां से पास हो गया। ओके, फिर उसके बाद ये गया विधान परिषद में और वहां से भी पास हो गया 16 सितंबर और 1947 को। ठीक है, तो वहां से पास होने के बाद ये गया कहाँ पे? गवर्नर जनरल के पास में। तो 7 दिसंबर 1947 को जो भारत का डोमिनियन गवर्नर जनरल था उस समय, उसके द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। फिर इसके बाद और यह जो अनुमोदित किया गया, और यह अनुमोदन भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 उसके सेक्शन 76 के तहत हुआ इसका अनुमोदन। ओके, फिर इसके बाद 27 दिसंबर 1947 को यह अधिनियम प्रकाशित हुआ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोगों को पता है कि पंचायत डेवलपमेंट के फेजेस चले, जो कि 1947 से लेकर 1993-94 तक चले, जब तक कि पंचायतों को संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला। तो पंचायतों को संवैधानिक स्टेटस कब मिला था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक, 93। इसके तहत क्या हुआ कि पंचायतों को क्या मिल गया? संवैधानिक स्टेटस मिल गया, जिसके तहत पार्ट 9 में संविधान को जगह दी गई और आर्टिकल 243A से लेकर O तक पंचायत के लिए बनाए गए, और एक स्केड्यूल जो कि 11 थी, उसमें पंचायतों के लिए 29 विषयों का गठन किया गया। ठीक है, तो शेड्यूल 11 और पार्ट 9। ओके, फिर क्या हुआ? इस एक्ट के पारित होने के बाद और ये जो संवैधानिक स्टेटस मिला, तब उस समय कौन सा पंचायत डेवलपमेंट प्लान चल रहा था? तो उस समय चल रहा था 6 पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ओके, जो कि इसकी डेट क्या थी? 1993 से 1904। ये यहाँ पे 6 पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जो पंचायतों को संवैधानिक स्टेटस मिला। ओके, फिर क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है ये लागू किया गया इसी 6 फेज में। और वो लागू कब हुआ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ अगर ये पूछा जाए तो ये होगा 22 अप्रैल 1994 में। यानी कि जो संवैधानिक स्टेटस मिला, उसके बाद जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज अधिनियम लागू हो गया 22 अप्रैल 1994 को। ओके, ये लागू होने की तिथि है। ओके, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि 5 जो है पंचायत डेवलपमेंट प्लान के तहत पंचायतों का डेवलपमेंट चलता रहा, उसमें जो भी इनोवेशन होने थे वो होते रहे। ठीक है, जो कि 1947 से और 1992 तक चलते रहे। ओके, इस फेज में 5 क्या है? पंचायत डेवलपमेंट प्लान आए, जिसके तहत पंचायतों का डेवलपमेंट होता रहा। ओके, तो अब इसके जो इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और तो इस जो ये अधिनियम है, इसमें क्या है? टोटल चैप्टर कितने हैं? 9 चैप्टर हैं, और कितनी? 119 धाराएं, यानी कि 119 धाराएं हैं, और एक अनुसूची है।
तो 9 चैप्टर हैं, 119 सेक्शन है और 1 शेड्यूल है इस एक्ट के अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और ये डेट भी याद रखनी है, ये लागू वाली, ये भी और ये चारों डेट। ओके, अब देखते हैं, ये तो क्रम में पूरा जो सेक्शन है, पूरे पार्ट है वो लिख दिए हैं। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, प्लस जो एक्स्ट्रा, जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन भी आगे डिटेल में है। ओके, तो वो भी हम लोग देख लेंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक। ठीक, इसमें क्या है, धारा 1। धारा 1 में क्या दिया जाता है, कोई भी एक्ट है, पहली धारा है, तो धारा 1 में क्या होगा, धारा 1 में उसका नाम है। ठीक है, इसका टाइटल है, इसका टाइटल क्या है, जैसे कि ये इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इस एक्ट को कहा जाएगा उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट नंबर 26 ऑफ 1947। ये इसका नाम है, उत्तर प्रदेश पंचायत एक्ट नंबर 26 ऑफ 1947। ये इसमें नाम दिया गया है पहली धारा में। अब दूसरी धारा में परिभाषाएं दी गई, ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो विभिन्न चीजों की परिभाषाएं दी गई, एडल्ट की परिभाषा दी गई, सारी कुछ दी गई, वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद धारा 3, तो ये याद रखनी है, दूसरे में तो डेफिनेशन है। फिर धारा 3, और धारा 3 चैप्टर कौन सा है, ये 2 चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में क्या दिया है, ग्राम सभाओं की स्थापना और गठन के बारे में चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसकी जो धारा 3 है, तो धारा 3 को हम लोगों को याद रखना है कि धारा 3 में क्या है, ग्राम सभा। ठीक, और बाकी इनमें जो भी चीजें हैं ये हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं यूनिट के अंदर। ग्राम सभा क्या है, ठीक है, फिर उसके नीचे ग्राम सभा की सदस्यता कैसे, क्या होती है, कितने समय के लिए होती है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 2 या यूनिट 1 के अंतर्गत। ओके, क्योंकि मैंने डेटा यहीं से लिया था ज्यादातर, और भी जगह से लिया था, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो धारा नंबर 3 आपको याद रखनी है। फिर धारा नंबर 5 में सदस्यता दी गई है। ठीक है, सदस्यता के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर का अमेंडमेंट होके सेकंड ए आया, जिसमें कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता व निर्वाचक नियमावली के आधार पे बताया गया। तो इसमें धारा 5A को याद रखना है, जिसमें कि सदस्यों की योग्यता है, और 5B में क्या है, प्रधान बनने की योग्यता है। ठीक, फिर धारा 6 में सदस्यता को समाप्त होना, अयोग्यता से संबंधित निर्णय 6A में है, और 8वें में क्या है, जनसंख्या परिवर्तन या क्षेत्र में शामिल होना, मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन होना या क्षेत्र कोई शामिल होना पंचायत में, ये सारा बताया गया है किसमें, 8 सेक्शन में। फिर 9 में दिया गया है प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक। 9A में दिया है मतदान का अधिकार, यानी कि वोटिंग राइट दिया है 9A में, तो ये आपको याद रखनी है 9A। और 10 भी याद रखनी है। 10 में क्या है, ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम पंचायत के कार्य में कठिनाई का निवारण। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। फिर चलते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में धारा नंबर कहाँ से चालू है, 11 नंबर धारा से चालू है पार्ट 3 में, यानी कि पार्ट 2 में 5A से लेकर और कहाँ तक है, 10 तक सेक्शन है। फिर उसके बाद पार्ट 3 में 11 में क्या दिया है, ग्राम सभा की बैठकें। तो ये भी आपको याद रखनी है। ग्राम सभा की बैठकें कौन से आर्टिकल में दिए हैं, तो वो 11 नंबर जो है सेक्शन में दी है। और पार्ट 3 है, पार्ट 3 का नाम क्या है, ग्राम सभा और उसकी बैठकें, तो 11 नंबर में वही दिया है। फिर उसके बाद फिर आता है चैप्टर नंबर 3 का ए, जो बैठके वाला चैप्टर है उसका 3A चैप्टर है, जिसमें कि ग्राम पंचायत दिया रखा है। उसकी 11 नंबर 11A जो धारा है उसमें क्या दिया है, ग्राम पंचायत का प्रधान व उप प्रधान के बारे में बताया है। फिर प्रधान का निर्वाचन बताया बी में। सी में उप प्रधान और निर्वाचन और कार्यकाल उसके। कुछ पदों को एक साथ रखने की मनाही 11D में। 11E में जो है 2 पदों को एक साथ रखने पर रोक, ये भी बताया गया है। 11F में, ये हम लोग आगे जो है इस जो 3rd चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसके हम लोग थोड़े से डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग यूनिट टी में ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा कर लेंगे। फिर उसके बाद 11F, फिर
12 याद रखनी है, 12 में क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। उसके निर्वाचन की प्रक्रिया 12A में है। 12A का ए में क्या है, प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों के भत्ते हैं। फिर ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत की बैठकें वो किसमें है, 12B में है। बी मतलब बैठकें, ऐसे याद रख सकते हैं जो भी आप निमोनिक बनाना चाहें। तो 12 में ग्राम पंचायत है, 12B में ग्राम पंचायत की बैठकें। फिर निर्वाचन की देखरेख, निर्वाचन कराने संबंधित अन्य प्रावधान, निर्वाचन हेतु भवन, वाहन आदि की मांग। ओके, मुआवजा का भुगतान, धारा नंबर ये बी का चल रही है, बी 12B, 12B का बी, 12B का सी, फिर 12B का सी ए, फिर 12BC का बी, 12BC का सी, ये ऐसे हैं। फिर 12C का बी में मुआवजा का भुगतान है, 12C के सी में जानकारी प्राप्त करने की शक्ति है, और 12C के डी में ये परिसरों में प्रवेश की निर्धारण है। ये बस केवल आपको बस एक बार देख लेना है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आगे बताएंगे। 12C का ई में ये परिसर में अधिग्रहण, परिसर में बेदखली। 12C का एफ में ये है अधिग्रहण से मुक्ति। 12B का डी में निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों का उल्लंघन। 12C में निर्वाचन चुनौती का आवेदन। 12D में ये निर्दिष्ट नहीं है। 12E पद की शपथ है, तो 12E में शपथ है। 12F में पंजीकरण है। 12G में सामान्य निर्वाचन है। आकस्मिक रिक्ति 12H में है। I में निर्वाचन मामलों में दीवानी न्यायालय के अधिकार को मनाही, तो ये 12I में है। ओके, 12J में विशेष मामलों में अस्थायी अवस्था, और 12K में प्रधान व उप प्रधान का कार्यकाल दिया है। ओके, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि सेक्शन कहाँ से 15 से लेकर 31 तक हैं। तो 15 में पंचायत के कार्य दिए गए हैं, और 15A में योजना का निर्माण, अन्य कार्यों का सौंपा जाना, ये 16 में दिया रखा है। 16A में क्षेत्र के बाहर संगठनों हेतु अंशदान, सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों आदि के संबंध में शक्तियां, ग्राम पंचायत की, ये सारी किसकी, ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। 17 में, 18 में स्वच्छता सुधार, 19 में विद्यालय अस्पतालों का रखरखाव सुधार, तो ये तो कोई आने का है नहीं। ओके, फिर उसके बाद धारा 20 में सामूहिक ग्राम पंचायतों हेतु विद्यालय, अस्पताल आदि की स्थापना, सरकारी सेवकों की सहायता 21 में दिया है। 22 में प्रतिनिधित्व और अनुशंसा, अधिकारियों के दुराचार की जांच रिपोर्ट, कर वसूली, पंचायत का स्टाफ, ये धारा 25 में दिया है। पंचायत का स्टाफ और पंचायत सचिव को याद रखना है, ये किस में है, ये धारा 25A में दिया है पंचायत सचिव के बारे में। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद व्यक्तिगत सदस्यों का अधिकार और सरचार्ज दिया है धारा 27 में। 28 में सदस्य और कर्मचारी व लोक सेवक के बारे में बताया गया है। भूमि प्रबंधन समिति, भूमि का जो मैनेजमेंट जो कमेटी है वो किसमें है, धारा 28 के ए में। 28B में भूमि प्रबंधक के ये इसके कार्य, मतलब इस कमेटी के कार्य, हितों के टकराव पर प्रबंधन है। फिर 19 में जो भी कमेटियां हैं ग्राम पंचायत की उनके बारे में दिया है, तो ये भी याद रखना है। फिर संयुक्त समिति और फिर डेलीगेशन। अब 5वां है जो कि क्या है चैप्टर, भूमि अधिग्रहण, गांव कोष और संपत्ति। तो इसमें धारा 32 आपको याद रखनी है, जो कि क्या है, जो गांव कोष है, ठीक, उसके बारे में दिया गया है। और इसमें क्या होता है, ये हम लोग चैप्टर नंबर जो आय के स्रोत हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट में। उसके बाद वित्त आयोग किस में दिया है, 32A में, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद भूमि अर्जन है 33 में, संपत्ति 34 में, दावों का निपटान 35 में, ऋण 36, कर और शुल्क ये 37, अपील, वसूली, पुनरीक्षण, लेखा, न्याय पंचायत के खर्च, ठीक है। और उसके बाद लेखा परीक्षण और बजट दिया है किसमें, ये दिया है धारा नंबर 41 में, तो ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है, सेक्शन 42 से 94A तक सेक्शन नंबर 6 में आएंगे। पूरे ये सेक्शन कितने आएंगे, सेक्शन नंबर 42 से 94 तक चैप्टर नंबर 6 में आएंगे। अब न्याय पंचायत की स्थापना, तो ये याद रखना है धारा नंबर 42। पंचों की नियुक्ति व कार्यकाल, सरपंच और सहायक सरपंच का निर्वाचन, पंचों का कार्यकाल, पंचों का त्याग पत्र, ये धारा 45, 47। फिर 49 में दिया है न्याय पंचायत की पीठ, तो न्याय पंचायत की पीठ जो है किसमें दिया, 49, और 42 में न्याय पंचायत दिया है। पंचों की नियुक्ति 43 में। ओके, फिर सहायक सरपंच की शक्तियां, क्षेत्रीय पंचायत, ये 50A में है, 51 में है। 52 में न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय अपराध,
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। फिर 53 से 55 तक शांति बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा दंड है, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे कि जैसे कि न्याय पंचायत द्वारा विचारणीय अपराध हैं, किसमें, धारा नंबर 52 में और 53 में ये है, और 56 से 58 में मामलों का हस्तांतरण है, 59 में कुछ व्यक्तियों के विचारण ना करना, मुआवजा, प्रोवेशन, दीवानी और अधिकार 63 से 66 और 60 से 62 मुआवजा और प्रोवेशन। ऐसे ही 67, 69 में दावे के समग्र समाधान व निर्णय, भू राजस्व अधिनियम, क्षेत्राधिकार अनुपस्थिति मामलों का निपटान, पुनर्विचार निर्देश के लिए, यही सारे ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, इनमें जुर्माना वसूलना ये 94 में है। न्याय पंचायत की अवमानना करने पर क्या दंड दिया जाएगा, ये 94A में है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, 94 और 94A। ओके, इसके बाद जो निरीक्षण है, इंस्पेक्शन, ये 95 में है, जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंतर्गत। फिर 95A में राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं पंचायत को लेकर, वो दी गई हैं किसमें, आर्टिकल नंबर 95A में। फिर 96 में कुछ कार्रवाई प्रतिबंध है, और 96A में राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। फिर 8 में दिया गया है पेनल्टी एंड प्रोसीजर, जिसमें कि धारा नंबर 96 से 97 से 109A तक है। तो 97 में क्या है, अधिनियम जो बनाए गए हैं ग्राम पंचायत एक्ट में, उसके उल्लंघन पर क्या दंड मिलेगा। फिर अधिग्रहण आदेशों का उल्लंघन, नियम व उपाधियों का उल्लंघन। उसके बाद 99 में पंचायत संपत्ति के साथ छेड़छाड़ पर क्या दंड मिलेगा। अगर नोटिस की अवहेलना की तो क्या, ये 100 नंबर धारा में दिया है। 101 में दिया है नोटिस की वैधता, अपील, अभियोजन की रोकथाम 103 में, 104 में अपराधों के साथ समझौता, 105 में प्रवेश निरीक्षण, और 106 में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत के विरुद्ध वाद। ये किसमें है, ये 106 में है। फिर पुलिस की भूमिका ये 108 में दिया है, और अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद ये 109 में है। बाकी ये सेक्शन मैंने लिख दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए। अब आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 9 में राज्य सरकार द्वारा क्या नियम बनाने की शक्ति है, वो 110 में दिया है। फिर जिला पंचायत की उपाधियां, ग्राम पंचायत की 111, 112 में। ये निरसन और संक्रमणीय उपबंध है। कुछ मामलों में संपत्ति दायित्व, बकाया राशि, ऋण दायित्व के लिए अनुबंध व लंबित वाद, ग्राम पंचायत के गठन तक की व्यवस्था, ये धारा नंबर 118 में। तो इतनी चीजें ये दी रखी हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जो कि आपको याद ही रखनी है हर हाल में। जैसे कि धारा नंबर 1, इसमें क्या है, इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 कहा जाएगा। तो ये धारा नंबर 1 में दिया गया है। और इसका विस्तार, यह अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन उन क्षेत्रों को छोड़कर। कौन कौन से क्षेत्रों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश, जहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1959 लागू है, वो छोड़कर, और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 जहाँ पे लागू है, यानी कि जहाँ नगर पालिका है, जहाँ नगर निगम है, वहां पे ये लागू नहीं है। और कैंटोनमेंट जो अधिनियम है 1924, तो ये अधिनियम की डेट भी आपको लोग याद रख लेना। जैसे कि नगर निगम अधिनियम कितना है, 1959, और नगर पालिका अधिनियम 1916। ओके, और कैंटोनमेंट 1924, ये छावनी क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश टाउन एरिया अधिनियम 1914। तो इनके अलावा हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ये ग्राम पंचायत का जो अधिनियम है वो लागू है, उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947। ओके, अब धारा नंबर 2 में देखते हैं। धारा नंबर 2 में क्या है, धारा नंबर 2 में है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं। धारा नंबर 2 में क्या दिया था, डेफिनेशन, जिसमें कि न्याय पंचायत के बारे में बताया कि न्याय पंचायत कौन से में है, तो इसके ए नंबर आर्टिकल में, धारा 2 के ए में। तो धारा 2 के ए में दिया गया है किसके बारे में, जो है न्याय पंचायत के बारे में, कि न्याय पंचायत है क्या। तो धारा नंबर 42 में वैसे बताया गया है किसको, न्याय पंचायत को, उसके अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत तथा उसकी पीठ, ये बताया है न्याय पंचायत के बारे में, क्योंकि धारा नंबर 42 में न्याय पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद डेफिनेशन दी गई है वयस्क की। वयस्क कौन कहलाएगा, यानी कि एडल्ट कौन कहलाएगा, तो वह व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है, 21 वर्ष है या उससे अधिक है, वह वयस्क कहलाएगा। फिर
जो है बी सेक्शन में दी है पिछड़ा वर्ग की परिभाषा। तो वे नागरिक जिन्हें यूपी आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची फर्स्ट में दर्शाया गया है, वे सारे क्या कहलाएंगे? पिछड़ा वर्ग के लोग कहलाएंगे। फिर फौजदारी मामला क्या है? ऐसा अपराध जिससे संबंधित कार्रवाई न्याय पंचायत द्वारा की जा सके उसे फौजदारी मामले कहा जाएगा। फिर सर्किल वह क्षेत्र जहां एक न्याय पंचायत को अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि अभी हम लोग न्याय पंचायत के बारे में अगर पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं हम लोग यूनिट 2 में, तो सर्किलों में बांट के ये बनाया जाता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही सर्किल की डेफिनेशन दी गई है कि वह क्षेत्र जहां पर एक न्याय पंचायत को अधिकार प्राप्त हो। फिर कलेक्टर, जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी के बारे में क्या बताया कि ग्राम सभा के संदर्भ में संबंधित जो जिलाधिकारी है वह कहलाएगा कलेक्टर, जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी। फिर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा उसे ये कहा जाएगा निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। फिर सहायक निर्वाचक पंजीकरण, ये पंचायत क्षेत्र हेतु नियुक्त सहायक प्राधिकारी अधिकारी। फिर जिला पंचायत अधिनियम जो 1960 में निर्दिष्ट हो उसे क्या कहेंगे? जिला पंचायत, क्योंकि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत एक्ट भी आया था कब? 1961 में। ओके। फिर ग्राम सभा के बारे में बताया, ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं की एक संस्था जो है उसे क्या कहा जाएगा? ग्राम सभा। ओके। फिर ग्राम पंचायत की डेफिनेशन धारा 12 में किसके बारे में बताया गया है? न्याय पंचायत के बारे में। ये हम लोग याद रखना ही है, हमने वहां पे हाईलाइट भी किया हुआ है। तो उसके अंतर्गत गठित पंचायत को ग्राम पंचायत कहा जाएगा। फिर वित्त आयोग, फिर संविधान का जो अनुच्छेद है पंचायत में 243I, उसके तहत गठित आयोग को क्या कहा जाएगा? वित्त आयोग कहा जाएगा। फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत देख लिया, सेम है। जिला पंचायत अधिनियम जो 1961 में निर्दिष्ट हो उसे क्षेत्र पंचायत कहा जाएगा। फिर मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे कहा जाएगा? तो न्याय पंचायत क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाला जो अधिकारी होगा उसे कहा जाएगा मुंसिफ। ठीक, जो न्याय पंचायत के जो क्षेत्र स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिकार रखने वाले को क्या कहा जाएगा? अधिकारी को न्याय क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्राधिकार रखने वाले अधिकारी को कहा जाएगा मुंसिफ या न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। ओके। फिर जो डेफिनेशन है ये के में, मतलब दूसरे के के में, मतलब 2 के में। फिर इसमें है मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत। ये राज्य जो निर्वाचन आयोग है जो कि किस में दिया है? इसमें 243 में, उसके द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होगा उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत के लिए कहा जाएगा। मतलब जो पंचायत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो उसे कहा जाएगा। जनसंख्या, पिछली जनगणना के अनुसार जो संख्या हो उसे जनसंख्या कहेंगे उस गांव की। फिर पंचायत क्षेत्र, ये 11 के F में दिया गया है पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत घोषित क्षेत्र। मतलब कि 11F जो है उसके अंतर्गत क्लॉज में जो भी चीजें बताई गई हैं उसके अंतर्गत जो घोषित क्षेत्र होंगे उसे पंचायत क्षेत्र कहा जाएगा। फिर धारा M में देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जहां आम जनता को पहुंच हो। फिर लोक सेवक कौन है? भारतीय जो दंड संहिता है उसकी धारा 21 में जो परिभाषित है लोक सेवक, उसी को क्या कहेंगे? लोक सेवक। सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक मार्ग जिसे नाली, पुल, गली, चौक आदि सम्मिलित हैं। नियमबद्ध, इस नियम अथवा नियमों द्वारा निर्धारित, उसे नियमबद्ध चीज कहेंगे। निर्धारित प्राधिकारी, संबंधित प्रावधानों के लिए असूचित अधिकारी। फिर दीवानी वाद क्या होती है? न्याय पंचायत में जो विचारणी दीवानी वाद हो उसे। उपजिलाधिकारी, ये अतिरिक्त उपजिलाधिकारी भी सम्मिलित है। गांव किसे कहा जाएगा? राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कोई क्षेत्र जिसे राज्य सरकार ग्राम घोषित कर दे उसे गांव कहा जाएगा। तो भूमि प्रबंधक समिति, ये धारा नंबर 28 में A के अंतर्गत स्थापित समिति को भूमि प्रबंधक समिति कहा जाएगा। तो ये भी हम लोगों को याद रखनी है, धारा नंबर 28A। ओके। अब धारा 3, तो धारा 2 में परिभाषाएं देख ली, जो इम्पोर्टेंट है वो सारी देख ली। फिर धारा नंबर 3 में क्या है? ग्राम सभा का गठन। तो राज्य सरकार क्या है? ऑफिशियल गजट से अधिसूचना द्वारा किसी गांव में गांवों के समूह को एक ग्राम सभा स्थापित करेगी जहां पर एक से अधिक ग्राम
गांव के लिए ग्राम सभा गठित की जाती है तो उस गांव का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में रखा जाएगा जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक हो। तो ये चीज बताई है ग्राम सभा के गठन के बारे में। और धारा नंबर 3 में कि जो भी ग्राम आए हैं, मान लो कोई ग्राम सभा है, उसमें मान लो 3 गांव आए हैं, तो 3 गांव में से उस ग्राम सभा का नाम, जो ग्राम सभा है उसका नाम उस नाम पर रखा जाएगा जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो। और हम लोग जानते हैं ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है, उन गांव के जो ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। ओके, अब धारा नंबर 5 में ग्राम सभा की सदस्यता दी रखी है। अब पार्ट 2 में हम लोगों ने 5A धारा याद रखनी है। तो 3 हो गई, 5 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई। अब 5A में क्या है, जो मेंबर हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब ग्राम पंचायत सदस्यों की अयोग्यता। तो कोई भी व्यक्ति प्रधान या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने या चुने जाने के लिए डिस्क्वालिफाइड कब किया जाएगा, मतलब कि वह योग्य कब नहीं है। तो ये व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए किसी भी वर्तमान कानून के अंतर्गत अयोग्य हो, मतलब कि जो राज्य विधानमंडल है उसके चुनाव के लिए कोई भी जो भी कानून है उनमें अगर अयोग्य है तो इसके लिए भी अयोग्य होगा। पंचायत या नायब पंचायत का वेतनभोगी कर्मचारी हो, वह व्यक्ति जो है डिस्क्वालिफाइड कहा जाएगा प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए अगर वो पहले से ही क्या है, वेतनभोगी कर्मचारी है पंचायत या ग्राम पंचायत का। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो अगर वो उसके पास, या राज्य या केंद्र सरकार के साथ जो मिसकंडक्ट किया हो उसने, तो भी वह अयोग्य है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का कोई कर शुल्क, जो कर है, शुल्क है या कोई बकाया है उसके पास, तो वो आदमी भी क्या है, वो अयोग्य माना जाएगा। अगर वह क्या हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो, वो भी अयोग्य है ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए। या मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि मॉरल रूप से सही ना हो आदमी, वो 6 महीने से अधिक की सजा किसी भी जुर्म में भुगत चुका हो, तो वो भी अयोग्य है। या और जो सजा हो वो किसके तहत हो, जैसे कि इसेंशियल सप्लाई या टेम्पररी पावर एक्ट 1947 या यूपी कंट्रोल सप्लाई टेम्पररी पावर्स एक्ट 1947 के अंतर्गत अगर 6 महीने से ज़्यादा क्या है सजा भुगत चुका है तो वो भी नहीं है। फिर यूपी एक्साइज एक्ट 1910 से 3 महीने से अधिक नारकोटिक्स ड्रग व साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की सजा हो चुकी हो, ठीक है, ये सारे एक्ट हैं, इनके तहत अगर सजा हो चुकी है तो वो क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि यूपी एक्साइज एक्ट 1910, फिर नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, यूपी रिमूवल सोशल डिसेबिलिटी एक्ट 1947, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955। इनमें से अधिकतर मामलों में अयोग्यता की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन कुछ स्थितियों में राज्य सरकार उसे हटा सकती है, ये भी पॉइंट है। तो इन मामलों में अगर व्यक्ति है तो वह 5 साल तक के लिए अयोग्य माना जाएगा, बट कुछ जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो इस ड्यूरेशन को कम भी कर सकती है। ओके, फिर धारा 6 में तो हम लोगों ने देख लिया समाप्ति है सदस्यता की। 6 में अयोग्यता संबंधी वादों का समाधान, जनसंख्या प्रबंधन का क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इलेक्टोरल रोल किसमें है, 9 में है इलेक्टोरल रोल। फिर मत देने का अधिकार 9A में, तो ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो 9A में क्या है, मत देने का अधिकार। तो निर्वाचक नियमावली है जो जिन व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है वो सारे क्या हैं, वोट देने के अधिकार हैं, वो वोट देने का अधिकार उनके पास है। चुनाव लड़ने की पात्रता भी होगी उनके पास जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, क्योंकि जब प्रधान का चुनाव होता है तो वो भी क्या होता है कि उस गांव के निर्वाचक जो नियमावली है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी वह उसमें उस ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। और क्या दिया है मतदान के अधिकार में कि ग्राम पंचायत संबंधित न्याय पंचायत के किसी पद पर नामांकन या नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा। मतलब कि 9A में जो दिया है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दी हैं, एक तो वह वोट देने का अधिकार है, दूसरा चुनाव भी लड़ सकता है अगर उसकी 9A में अगर वो उसका नाम किसमें निर्वाचक नियमावली में शामिल है तो,
और क्या कर सकता है, और ग्राम पंचायत या संबंधित ग्राम पंचायत की किसी पद का नामांकन या नियुक्ति हेतु योग्य भी माना जाएगा। लेकिन क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका है, मतलब कि उसकी आयु 21, नाम तो है उसमें निर्वाचक नियमावली में, लेकिन क्या है 21 वर्ष से कम है उसकी आयु, तो वह ग्राम पंचायत सदस्य या पदाधिकारी चुने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यानी कि वो वोट देने के लिए तो है एलिजिबल, अदर और क्या नहीं है, वो कोई भी पंचायत सदस्य या प्रधान के चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा, पदाधिकारी चुने जाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो ये पॉइंट है। फिर धारा 10 मैंने बताया था, ये याद रखनी है, 9A और 10। तो 10 में क्या है, ग्राम सभा की स्थापना व ग्राम पंचायत के कार्य उत्पन्न कठिनाई को दूर करना, मतलब ग्राम सभा की स्थापना और ग्राम पंचायत का जो कार्य है उसमें कोई भी कठिनाई आ रही है तो उसे दूर करना। अब फिर पार्ट 3 में धारा नंबर 11, ये याद रखनी है। इसमें क्या है, ग्राम सभा की बैठकें, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राम सभा की सामान्य बैठकें तो 2 होनी चाहिए, एक खरीफ फसलवार, एक रबी फसलवार। और इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधान। बैठक के बुलाने का प्रावधान क्या है, इन बैठकों को बुलाने का प्रावधान क्या है, प्रधान स्वयं कभी भी बैठक को बुला सकता है और इसके लिए न्यूनतम 1/5 सदस्य लिखित अनुरोध करें और या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा आदेश दे तो प्रधान 30 दिन के भीतर प्रधान को 30 दिन के भीतर बैठक को बुलाना पड़ेगा। ओके, और यदि बैठक बुलाने पर विफल रहता है तो अधिकारी स्वयं बैठक बुला सकता है। ओके, तो इसमें ये चीज भी दी है कि बैठक बुलाने में क्या प्रावधान है। तो प्रधान पहली बात तो बुला सकता है, अदरवाइज जो न्यूनतम 1/5 सदस्य अगर लिखित अनुरोध दें, वो किसे देंगे, पंचायत सचिव को देंगे, किसमें, ऑफिस में, पंचायत ऑफिस में। तो क्या है, तो प्रधान 30 दिन के भीतर उसको बैठक बुलानी पड़ेगी। अगर वह नहीं बुलाता है तो जो संबंधित पदाधिकारी है वो बैठक बुला सकता है। और बैठक की सूचना, ये समय और स्थान निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, बोर्ड पे चस्पा किया जाए, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कोरम क्या है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए, जो ग्राम सभा की बैठकें मतलब बैठक हो रही है ना, इनमें कोरम यानी कि ये इनकी गढ़पूर्ति, इन्हें हिंदी में कहा जाता है गढ़पूर्ति, कि इतने लोग आएंगे तो बैठक चालू होगी। तो कम से कम कितने, 1/5 सदस्य जो है वो उपस्थित होना जरूरी है बैठक के लिए। और यदि कोरम पूरा ना हो तो अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता ही नहीं होगी। यही चीज दी है किसमें, धारा नंबर 11 में, ग्राम सभा की बैठकों में। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ग्राम सभा द्वारा विचार किए जाने विषय, ये हम लोग सारे पढ़ चुके हैं कि क्या क्या विषय बैठक के अंदर डिस्कशन हो सकता है। फिर ग्राम पंचायत का दायित्व दिया है किसमें, 11 के 4th पॉइंट में, ग्राम पंचायत के क्या क्या दायित्व हैं, ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी 3 चैप्टर में कौन सी देखी, 11 नंबर धारा को देख लिया। फिर 3A में देखते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों को याद रखनी है, जैसे कि धारा नंबर 11A, तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान के बारे में बताया गया है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान क्या होगा, एक प्रधान होगा और जिसे क्या, पंचायत का अध्यक्ष, और वो क्या होगा, पंचायत का अध्यक्ष होगा। आरक्षण क्या है, तो इसमें आरक्षण भी दिया है, 11A में आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके दूसरे क्लॉज में कि राज्य सरकार द्वारा आदेश के माध्यम से प्रधानों के पद के लिए SC ST व OBC के लिए आरक्षित पद किए जाएंगे और यह आरक्षण राज्य की जनसंख्या में इन वर्गों के अनुपात के अनुसार होगा। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर होगा, राज्य की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। अब शर्तें आरक्षण में क्या क्या है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए अधिकतम 27% तक सीमित होगा। यदि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो उसे निर्धारित तरीके से सर्वेक्षण के माध्यम से आरक्षण को तय किया जाएगा। महिलाओं को आरक्षण कम से कम 1/3 SC ST OBC और सामान्य महिलाओं का आरक्षण कम से कम 1/3, मतलब कि टोटल महिलाओं का आरक्षण 1/3 मिनिमम है। ओके, और आरक्षण में आवर्तन भी है, मतलब एक ही लोग ना बनता रहे, इस वजह से क्या है, आरक्षण में क्या है, रोटेशन भी है। इसमें क्या है, प्रधान पदों का आरक्षण नियत ग्राम पंचायतों में रोटेशन के तरीके से चलेगा, यानी कि बदलता रहेगा पर पंचायत के हिसाब से। फिर समाप्ति की शर्तें क्या हैं,
यदि जो आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर कितना है 334, जिसमें आरक्षण के बारे में बताया गया, अगर वो खत्म हो जाएगा तो यहाँ का भी आरक्षण खत्म हो जाएगा। और वैसे पंचायत में आरक्षण किस में दिया है, 243D में दिया है। ओके, अब 11B में क्या है, ये प्रधान के निर्वाचन की प्रक्रिया दी है। तो चुनाव की प्रक्रिया क्या है कि ग्राम पंचायत का प्रधान पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं द्वारा उन्हीं के मध्य प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रधान का चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, ये वहाँ के जो पंचायत में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उसमें जितने भी लोग वोटर लिस्टेड हैं, यानी कि ग्राम सभा में तो लिस्टेड लोग ही होंगे, उनके द्वारा डायरेक्ट जो वोटिंग की जाती है प्रधान के लिए, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब चुनाव अगर विफल हो गया, मतलब कि क्या, यदि ग्राम में, तो ये सब 11B में दिया है। ओके, तो ये याद रखना है 11B। तो चुनाव विफल होने की स्थिति में ये सारा हम लोग देख चुके हैं कि प्रधान का चुनाव अगर नहीं हो पाता है या कुल सदस्य में 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों का अगर कंडीशन आ गई तो क्या होगा, एक प्रशासनिक कमेटी गठित की जाएगी और एक एडमिनिस्ट्रेटर गठित किया जाएगा, और ये 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, और उस बीच में जो है प्रधान का चुनाव करा लिया जाएगा। ओके, ये लिखा है अधिकतम कितना, 6 महीने कार्यकाल होगा। फिर उसके बाद C देखते हैं, ये D दोबारा लिख गया, D पहले लिख गया मतलब। फिर क्या है, शक्तियों का स्थानांतरण। इसमें क्या है, इस नियुक्ति के पश्चात पहले कोई प्रधान सदस्य चुनाव हो तो वह सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएंगे और सारी शक्तियां प्रशासनिक समिति या प्रशासक को मिल जाएंगी। और ग्राम पंचायत का गठन, ये 5वें में दिया है, प्रशासनिक समिति या प्रशासक को इस अधिनियम के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत माना जाएगा। मतलब कि वही है कि अगर वो नहीं बने तो जो प्रशासक है वही क्या माना जाएगा, अंतर्गत ग्राम पंचायत माना जाएगा। ठीक है, जो प्रशासनिक समिति है और प्रशासक को इस अधिनियम के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत माना जाएगा। ओके, अगर ये कंडीशन होती है फेल वाली तो ठीक। और इसका कार्यकाल, प्रधान का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समांतर होगा जब तक कि अधिनियम अन्यथा ना कहा जाए। फिर 11C में उप प्रधान के बारे में बताया। उप प्रधान का निर्वाचन अपने सदस्यों के बीच में से होता है, जो पंचायत सदस्य होते हैं उनके बीच में से होता है। फिर 11D में क्या है, तो 11A पढ़ लिया, B पढ़ लिया, C और D में क्या है, कुछ पदों को साथ रहने के लिए निर्देश जो है निषेध किया गया है। मतलब कि ये चीजें एक साथ आप नहीं रख सकते, मतलब एक ही पद रख सकते हैं। जैसे कि अगर एक से अधिक वार्डों में एक ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच, ये एक साथ दोनों पद एक आदमी के पास नहीं हो सकते। या तो ग्राम पंचायत का प्रधान बनेगा या न्याय पंचायत का पंच बनेगा। ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाए या न्याय पंचायत का पंच बन जाए। ठीक है, तो न्याय पंचायत में पंच कह देते हैं, वहीं ग्राम पंचायत में सदस्य कह देते हैं। ठीक है, ऐसा है। फिर एक से अधिक ग्राम पंचायत के या न्याय पंचायत के पद, यानी कि इस पे भी रोक है कि कोई भी व्यक्ति एक ग्राम पंचायत का ही सदस्य रहेगा, ना कि 2 से 3 ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाए या न्याय पंचायत का पंच बन जाए या 2 से 3 न्याय पंचायत के पद उसके पास हो, मतलब एक ही रख सकता है कुल मिला के, ये है बात। फिर 11E में बताया गया एक से अधिक, D के बाद E, तो एक से अधिक पदों के रहने के लिए अतिरिक्त निर्देश। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन से चीजें एक साथ नहीं रहना चाहिए, कि किसी भी व्यक्ति को प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य या न्याय पंचायत का पंच चुने जाने या पद पर बने रहने से अयोग्य माना जाएगा यदि वे पहले से निम्नलिखित पदों पर आसीन हो तो। मतलब कि कोई भी प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, न्याय पंचायत का पंच, ये अयोग्य माना जाएगा अगर इनमें से कोई भी पद पहले से उसके पास है। पढ़ लेना आप लोग। फिर 11F में पंचायत जो क्षेत्र है उसकी घोषणा की गई है। उसमें F मतलब फील्ड ऐसे मान लें, और पंचायत क्षेत्र 11F में। तो पंचायत क्षेत्र की अधिसूचना की घोषणा, तो किसी क्षेत्र में किसी गांव या गांव के समूह जिसमें यथासंभव कम से कम 1000 जनसंख्या हो, उसको ग्राम पंचायत घोषित किया जा सकता है। और किसके, जो अधिसूचना कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, और पंचायत क्षेत्र को घोषित किया जा सकता है, और उसे कोई भी उपयुक्त नाम भी दे सकता है। ठीक है, अब पंचायत क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार भी है, कि जैसे कि पंचायत क्षेत्र है उसमें कोई गांव इंक्लूड करना है या हटाना है, तो दोनों चीजें ये भी इसके दूसरे क्लाउज में दिया है। किसमें, 11F के दूसरे।
ये दिया है। तो इसमें क्या दिया है, पंचायत क्षेत्र का नाम बदलना, उनकी सीमा का संशोधन, पंचायत क्षेत्र की स्थिति को हटाना। फिर जो है इसके 1 के ए में दिया है क्या, पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत का गठन, उनके सदस्य संख्या दी है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर 1 के डी में ही दी है क्या, सदस्य हेतु चुनावी वार्डों का विभाजन भी दिया है कि एक वार्डों का विभाजन भी हम लोगों ने देखा है कि गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर वार्ड होते हैं ना, उनका विभाजन कैसे किया जाता है, लगभग बराबर जनसंख्या रखनी पड़ती है पर वार्ड में। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, फिर 12A में मैनर ऑफ इलेक्शन की इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अभी अब बैठक की नियमितता देखते हैं। ये 12B में दी है, 12B में ग्राम पंचायत की बैठकें। अब ग्राम पंचायत की बैठकों की नियमितता देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक देख ले, अब ग्राम पंचायत की बैठकों की नियमितता कि ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करानी अनिवार्य है, और 2 बैठक के बीच कितना, 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट है। और पहली बैठक पंचायत जो पंचायत गठन होगी उसके जस्ट 30 दिन के भीतर पहली बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। ओके, फिर 14 धारा नंबर 14 में दिया है रिमूवल ऑफ प्रधान। तो प्रधान को हटाने के ये सारे रीजन हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले 15 रोज पूर्व क्या देनी है, सूचना देनी है। फिर 2 तिहाई बहुमत की उपस्थिति और मतदान से प्रधान को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब जो धारा 11 में जो भी प्रावधान है उनके बावजूद भी इस प्रकार की बैठक के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसे हटाने के लिए जो बैठक होगी उसमें जो कोरम है उसकी उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। और जो बिल चल रहा है, यानी कि जो पासिंग के लिए जो वोटिंग होगी कि हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, या हटाने के लिए अगर वोट हो रहा है तो उसमें कितनी चाहिए, 2/3 की जो मेजोरिटी चाहिए, तब वो हटाने के लिए अप्रूव होगा। ठीक है, और जब ग्राम पंचायत बनती है उसके 2 वर्ष के भीतर तो ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक मतलब कह सकते हैं ऐसा मोशन नहीं ला सकते या ऐसी बैठक को आयोजित नहीं कर सकते जिसमें कि ग्राम पंचायत को जो प्रधान है उसको हटाने के लिए बात करी जाए। तो 2 साल तक तो कोई प्रधान हटाने के लिए कोई बैठक हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद लाना के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और लाने के बाद 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। पास हो गया तो हट जाएगा। अगर पास नहीं हुआ बाय द वे तो फिर क्या होगा, फिर वह उस साल आएगा नहीं, फिर मतलब फिर उसके अगली साल दोबारा से बैठक आप लोग जो भी है मतलब लोग वो आयोजित कर सकते हैं, और फिर 2/3 बहुमत से पास कर देंगे। अगर पास हो गया तो फिर क्या होगा, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है उसे हटा दिया जाएगा अपने पद से, और नया चुनाव कराया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो चुनाव में चुना जाएगा प्रधान, वो जो बचा हुआ समय है, यानी कि अगर मान लो 2 साल बाद लाया गया और हट गया प्रधान बहुमत से, फिर क्या हुआ, बचा हुआ 3 साल, तो 3 साल के लिए पंचायत का जो प्रधान है वो चुना जाएगा, ना कि 5 साल के लिए। वैसे तो कार्यकाल 5 साल है, लेकिन जो बचा हुआ समय होता है उसके लिए दोबारा चुना जाता है। ये चीज लिखी है। अब 14A में अभिलेखों आदि को सौंपने के लिए पनिशमेंट कि क्या क्या जो है जुर्माना है, ये सारा कुछ है। फिर धारा 25A में क्या है, सेक्रेटरी के बारे में दिया हुआ है, यानी कि जो सचिव है। तो राज्य सरकार या ऐसा कोई अधिकारी जिसे वह अधिकृत करे, वह निम्न प्रकार से ग्राम पंचायतों के लिए सचिव की नियुक्ति करेगा। तो ये धारा 25 की उपधारा 1 क्लॉज बी उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारियों को चुना जाएगा। जैसे कि यह एक सचिव एक से अधिक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और उनके क्षेत्राधीन आने वाली न्याय पंचायतों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और जो सचिव है वो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अन्य कार्यों को भी संपन्न करेगा। इसके कार्य, जो सचिव के कार्य हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर गांव फंड के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, जो कि धारा नंबर 32 में आगे हम लोग बता चुके हैं। वही इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, कौन उसे मैनेज करेगा, कहाँ पे खर्च होता है, सारा कुछ इसमें लिखा है। फिर 32A में क्या लिखा है, फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा है कि राज्यपाल
जो है, जो 73वां संशोधन हुआ था, उसके 1 वर्ष के भीतर उसे हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 1994 में जो है वित्त आयोग का गठन हुआ था पहले। फिर इसका उद्देश्य क्या है, ये फाइनेंस का उद्देश्य कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में क्या वित्तीय समीक्षा, वही चीजें लिखी हैं। सिफारिश के जो भी बिंदु हैं उनका ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच अनुपात, किस अनुपात में बंटवारा करना चाहिए पैसे का, और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जो शुल्क हैं, नेट प्राप्तियां हैं राज्य पंचायतों या जिला पंचायत के बीच, उनका वितरण, और फिर ये कर, शुल्क, उपकर जिन्हें पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए उसे एकत्रित किया जा सकता है। फिर ग्रांट इन एड है कि जो गवर्नमेंट द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा किस तरीके से ग्रांट दी जाएगी पंचायतों को। फिर धारा 42 में न्याय पंचायत के बारे में बताया गया है कि जिला को सर्कलों में विभाजित किया जाएगा, ठीक है, और प्रत्येक सर्कल में उतने ही ग्राम पंचायत को शामिल किया जाएगा जितना उपयुक्त समझा जाए, और प्रत्येक सर्कल में एक न्याय पंचायत बनाई जाएगी। विशेष शर्तें क्या हैं कि प्रत्येक सर्कल में ग्राम पंचायत क्षेत्र यथासंभव एक दूसरे के कंटेजियस ना हो, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ठीक है, विशेष शर्त ये है। और न्याय पंचायत में पंच कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 25 हो सकते हैं। यदि कुछ पद रिक्त हों तो न्याय पंचायत कार्य कर सकती है, बशर्ते कम से कम 2/3 सदस्य तो उपस्थित हों। मतलब कि न्याय पंचायत को चलने के लिए मिनिमम 2/3 मेंबर जो है उपस्थित हों तो न्याय पंचायत चलेगी। लेकिन कुछ शर्तों में ये भी है, अगर वहां पर न्याय पंचायत की कमी है तो भी ये जो है बैठक, जो न्याय पंचायत है, वो चल सकती है। फिर धारा 43 में पंचों की नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। पंचों की नियुक्ति कैसे होगी, तो प्राधिकारी अधिकारी, जो प्राधिकृत अधिकारी है, वो ग्राम पंचायत के सदस्यों में से नियम के अनुसार न्याय पंचायत के पंच की नियुक्त करेगा, और जैसे ही कोई सदस्य न्याय पंचायत का पंच नियुक्त होता है, ग्राम पंचायत की सदस्यता हट जाती है। ये हम लोगों ने अयोग्यता में देखा हुआ है, ओके। और उस सदस्य का स्थान ग्राम पंचायत 12 के अनुसार भरा जाएगा, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब बाकी और धाराओं में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने आगे देखा, तो एक सेकेंड, जैसे कि ये हम लोग देखा था जो अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर क्या दंड लगेगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मान लो जो अधिनियम है उसका अगर उल्लंघन करते हैं तो कितना जुर्माना लग सकता है, तो दंड के रूप में कितना 500 रुपये लग सकता है अधिकतम, ठीक है। और अगर लगातार उल्लंघन को जारी रखें, बार बार उल्लंघन करें नियमों का, तो क्या होगा, तो फिर 450 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लग सकता है, ठीक है। फिर 97A में क्या है, अधिग्रहण आदेशों का उल्लंघन। अगर अधिग्रहण आदेशों का मतलब क्या है, जो अधिग्रहण आदेश हैं उनका अगर उल्लंघन आपने किया तो क्या होगा, 1 वर्ष तक का जो है कैद हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है, 1 वर्ष तक की 97A में। नियम व उपविधियों का उल्लंघन अगर इनका किया, मतलब जो 98 धारा नंबर दिया है, तो क्या होगा, तो 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, और लगातार उल्लंघन करने पर 50 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा, ओके। तो ये जो रेट है ये याद रखना, 500 पर डे। ये किस में है, जो अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए और नियम व उपविधियों के उल्लंघन के लिए ये 500 रुपये और 50 रुपये का जुर्माना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आप लोग याद जरूर कर लें, बस बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अदरवाइज़ कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।